भी पूछ रहा था। सही है। ओके, माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज अपना, आपके ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर नाउ स्ट्रीमिंग लाइव ऑन फेसबुक। ओवर टू यू वसीम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ मुबशिर हैं, हेड ऑफ इक्विटीज, और आई एम माई सेल्फ मोहम्मद वसीम, हेड ऑफ रिसर्च। हम इकोनॉमी को पहले कवर करेंगे, देन उसके बाद हम स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करेंगे। एज यू नो कि फर्स्ट हाफ के फिस्कल के नंबर्स जो हैं रिलीज हो चुके हैं। सेकंड क्वार्टर का अगर हम बात करें तो FBR रेवेन्यू जो है वो 1.2 ट्रिलियन रुपीस का रहा है। ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू जो है कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर 1.3 ट्रिलियन का रहा, और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है 540 जो है वो बिलियन रुपीस के लगभग रहा। इसमें से अगर हम बात करते हैं तो स्टेट बैंक का प्रॉफिट तकरीबन 375 बिलियन रुपीस रहा है, और पेट्रोलियम लेवी 275 बिलियन रुपीस की कलेक्ट हुई है फर्स्ट हाफ के अंदर। और एक्सपेंडिचर साइड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड क्वार्टर का करंट एक्सपेंडिचर 2.2 ट्रिलियन के रहे हैं, और PSDP स्पेंडिंग जो है वो 240 बिलियन रुपीस की रही है। ओवरऑल फिस्कल जो डेफिसिट था जो सेकंड क्वार्टर का वो 654 बिलियन का रहा है, और इन टर्म्स ऑफ एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हम बात करते हैं तो वो 2.5% ऑफ GDP रहा हाफ ईयर का फिस्कल डेफिसिट। हाफ ईयर का रेवेन्यू कलेक्शन 2.2 ट्रिलियन रुपीस रही हैं, और जो है करंट एक्सपेंडिचर 4 ट्रिलियन के थे। PSDP स्पेंडिंग तकरीबन 460 बिलियन रुपीस के लगभग रही हाफ ईयर की कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर, और 1.1 ट्रिलियन रुपीस का जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पे फिस्कल डेफिसिट रहा हाफ ईयर का। प्राइमरी बैलेंस हमारा 337 बिलियन रुपीस रहा, 0.7% ऑफ GDP। और प्रोविंशियल सरप्लस अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करते हैं तो वो 255 बिलियन रुपीस रहा है। अगर हम फाइनेंसिंग साइड की बात करते हैं तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नेट बेसिस के ऊपर 454 बिलियन रुपीस की रही, और डोमेस्टिक फाइनेंसिंग जो है 680 अरब रुपए की रही है। हिस्टोरिकली जब हम स्टडी करते हैं रेवेन्यू कलेक्शन को फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के साथ जब कंपेयर करते हैं तो सेकंड हाफ की रेवेन्यू कलेक्शन जो है FBR रेवेन्यू कलेक्शन इन ऑन एवरेज बेसिस पे 20% ज्यादा रही है। अगर हम इन्हीं नंबर्स को लेकर चलते हैं तो फुल ईयर की रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो 4.8 ट्रिलियन रुपीस का लगभग हो सकती है, और फुल ईयर का जो गवर्नमेंट का टारगेट था वो अप्रोक्सीमेटली 5 ट्रिलियन रुपीस का था। तो अगर हम ये सारी चीजें इंकॉर्पोरेट करते हैं अपने नंबर्स के अंदर तो साल का जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमें लगता है 3.4 से 3.5 ट्रिलियन रुपीस के लगभग रहेगा। तनवीर काइंडली आपका माइक मेरे ख्याल से ऑन है। 3.4 से 3.5 ट्रिलियन रुपीस की रहेगी फिस्कल डेफिसिट, जो कि तकरीबन 7.5% ऑफ GDP अगर गाड़ी है तो मैं वहां से लगेज ले लूं ताकि फिर मैं इसकी चार्जिंग वापस कर दूंगा। तनवीर आपका माइक ऑन है। आई एम सॉरी। फिस्कल डेफिसिट जो है वो 7.5% ऑफ GDP का पूरे साल का हमारे ख्याल से हमें लग रहा है। अगर हम एक्सटर्नल साइड की बात करते हैं तो फर्स्ट हाफ के नंबर्स जो हैं वो आ चुके हैं। 1.1 बिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस रहा है फर्स्ट हाफ में, जो कि 0.4% हम कह सकते हैं फर्स्ट हाफ का करंट अकाउंट सरप्लस। लास्ट ईयर जो फर्स्ट हाफ था उसके अंदर 0.8% का करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है, जो कि 2 बिलियन डॉलर्स का था इन एब्सोल्यूट टर्म्स। अगर हम दिसंबर के नंबर्स की बात करते हैं तो 662 मिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट रहा। पहला मंथ था इस फिस्कल ईयर का जिसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट रहा। प्राइमरीली उसकी वजह ट्रेड डेफिसिट था। नवंबर के अंदर हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो 1.8 बिलियन डॉलर्स का था, जो कि बढ़ के दिसंबर के अंदर 2.8 बिलियन डॉलर्स रहा है। इस दफा जो अभी तक की जहां से हमें सपोर्ट मिली है वो रेमिटेंसेस के अंदर सिग्निफिकेंट इंक्रीज था। 25% ग्रोथ रही है YOY बेसिस पे। फर्स्ट हाफ के अंदर रेमिटेंसेस के अंदर तकरीबन 14.2 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस रही हैं, और इसी तरह से अदर ट्रांसफर्स जो हैं वो तकरीबन 94% बढ़े हैं YOY बेसिस पे, और 42% का जो सर्विसेज डेफिसिट के अंदर डिक्लाइन है उसने भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है हमारे करंट अकाउंट के बैलेंस को। साल भर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे ख्याल से ओवरऑल फिस्कल ईयर 2021 के अंदर जो करंट अकाउंट का नंबर लग रहा है वो हमें लेस देन 1% ऑफ GDP लग रहा है, या अप्रोक्सीमेटली हमारे ख्याल से ये 2 बिलियन डॉलर्स तक का करंट अकाउंट पूरे साल का हो सकता है। रिजर्व
रिजर्व्स की अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व्स तकरीबन ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम के रिजर्व्स इंक्लूडिंग स्टेट बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स वो तकरीबन $20 बिलियन के करीब आ चुके हैं। हमें लगता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट साल भर के अंदर $4 से $5 बिलियन से जो है वो पॉजिटिव हो सकता है इन फिस्कल ईयर 2021। यहाँ पर थोड़ी सी नेक्स्ट ईयर के हवाले से हम थोड़ी सी अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा हमें सेकंड हाफ के अंदर इश्यूज हो सकते हैं फिस्कल ईयर के अंदर। उसमें जो है हमें लगता है कि रेमिटेंसेस के अंदर जो ग्रोथ है वो शायद इस तरह से सस्टेन नहीं करेगी पूरे साल भर के लिए। और अभी आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ट्रेड के नंबर्स जो हैं वो थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हुए हैं, इंपोर्ट बिल बढ़ के आना शुरू हो चुका है। जो जनवरी का नंबर अभी तक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो अभी रिलीज किया है उसके मुताबिक $2.7 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट रहा है जनवरी के अंदर भी। तो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रेड बैलेंस खराब हो सकता है, रेमिटेंसेस में ग्रोथ थोड़ा सा टेपर ऑफ हो सकती है, जिसकी वजह से सेकंड हाफ के अंदर जो है वो फिस्कल डेफिसिट रहेगा। नेक्स्ट ईयर के अंदर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऑयल प्राइसेस वाई ऑन वाई बेसिस पे हमें लगता है कि थोड़ा सा हाइट साइड पे रहेंगी। मशीनरी इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़कर आ सकता है अगले साल के अंदर। टर्फ फाइनेंसिंग जो है वो $330 बिलियन की जो है वो अप्रूव हो चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं $2 बिलियन जैसा टर्फ फाइनेंसिंग अप्रूव हो चुकी है। और अभी 1.5 मंथ अभी उसके अंदर बाकी है, मार्च 31 जो है वो उसकी जो है वो एक्सपायर होगा तब तक। इसके अलावा ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़कर आ सकता है। थोड़ा सा रेमिटेंसेस के अंदर जो है वो हो सकता है वाई ऑन वाई बेसिस के ऊपर नेक्स्ट ईयर का नंबर थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो रफली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं तो शायद $8 बिलियन के करीब की हम देख सकते हैं अगले साल का जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर। लेस देन 3% ऑफ जीडीपी मेरे ख्याल से वो बन रहा होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम करेंसी के ऊपर बात करें तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो 99.4 था एज ऑफ नवंबर। वहाँ से अभी तक अगर हम बात करते हैं जनवरी एंड तक की तो उसमें रुपया जो है वो डीवैल्यू हुआ है अगेंस्ट येन तकरीबन 2.5% तक, ब्रिटिश पाउंड्स के अगेंस्ट तकरीबन 2% के लगभग ब्रिटिश पाउंड्स के अगेंस्ट डेप्रिशिएट किया है। डॉलर के अगेंस्ट ये 0.4-0.5% डेप्रिशिएट किया था एज ऑफ ये जनवरी के एंड तक। तो हमारे ख्याल से शायद वहाँ से जनवरी के एंड तक अगर हम रियल कैलकुलेट करते हैं तो वो शायद रियल का नंबर यहाँ से थोड़ा सा नीचे का होना चाहिए, क्लोज टू शायद 98 के लगभग होना चाहिए। चूँकि सेकंड हाफ में हम देख रहे हैं थोड़ा सा करंट अकाउंट डेफिसिट भी, और उस साइड पे हमें थोड़ा सा लगता है कि वो नंबर्स थोड़ा सा ट्रेड के और वो बाकी रेमिटेंसेस में ग्रोथ की स्लो डाउन की वजह से। तो ओवरऑल हमें लगता है कि एक्सचेंज रेट जो है वो शायद यहाँ से थोड़ा सा एप्रिशिएट होना चाहिए ईयर एंड तक। ऑल्दो कि अब रिसेंटली रुपया जो है उसने स्ट्रेंथन हुआ है अगेंस्ट यूएसडी, बट ओवरऑल हमें इनको बाकी करेंसीज के साथ भी कंपेयर करना होगा। येन हो गया, क्योंकि हमारे जो बास्केट है ईयर की बास्केट में उसमें डॉलर का वेट अभी 11.2% है, जो कि पहले रिवाइज होने से पहले 20% के लगभग था। तो इसलिए और चाइना के साथ हमारी ट्रेड का बैलेंस का नंबर चूंकि बढ़ चुका है, तो चाइना के साथ जो वेट है हमारा वो तकरीबन 30% तक है। तो ओवरऑल हमें तमाम बास्केट को मिलाकर देखना पड़ेगा। इसमें हमें तो ओवरऑल तमाम बास्केट को देखना पड़ेगा। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हम यूएसडी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वीकन ना हो, लेकिन बाकी करेंसीज के अगेंस्ट वीकन हो, जिसकी वजह से हमारा रियर जो है हमें लगता है कि स्टेट बैंक जो है 95 से 100 की रेंज के अंदर जो है वो मेंटेन करके चलेगा। थोड़ा सा इन्फ्लेशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। जनवरी का नंबर आप लोगों ने देखा ही होगा, 5.7% का नंबर आया था जनवरी का। हमें लगता है कि ये बॉटम आउट कर चुकी है इन्फ्लेशन। प्राइमरीली इसकी वजह जो थी फूड प्राइसेस में डिक्लाइन था और हाई बेस इफेक्ट था, जिसकी वजह से जनवरी का नंबर कम आया। लास्ट ईयर अगर आप कंपेयर करते हैं तो 14.6% थी जनवरी की इन्फ्लेशन जनवरी 2020 के अंदर, और जनवरी 2021 में उसकी वजह से हाई बेस इफेक्ट की वजह से 5.7% रही है। जहाँ से गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि हाई बेस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ऑयल प्राइसेस जरा हायर साइड पे हैं लास्ट ईयर, और इसके अलावा जो है एनर्जी टैरिफ हाइक की भी बात हो रही है, वो भी बढ़ चुकी है। 1.95 रुपीज़ की बेस टैरिफ के अंदर हाइक है। इसके अलावा 1.53 रुपीज़ की फरवरी के महीने के अंदर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, और फर्दर टैरिफ हाइक की भी बात हो रही है। 0.83 रुपीज़ से टैरिफ बढ़ने की भी बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ से ऑनवर्ड जो चीज़ें इन्फ्लेशन के
बिल्ड कर रही होंगी, उसके अंदर एक तो लो बेस इफेक्ट का हाई बेस इफेक्ट का खत्म होना, सॉरी लो बेस इफेक्ट का खत्म होना है। सेकेंडली जो है उसमें एनर्जी प्राइसेस का बढ़ना है। थर्डली आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर मार्च 2020 में ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गई थी, तो आखिरी क्वार्टर के अंदर ऑयल काफ़ी कम रहा था, तो इस दफ़ा ऑयल काफ़ी ऊपर है, ब्रेंट तकरीबन $60 के आसपास चल रहा है। तो वो ये सारी चीज़ें जो है मिलकर इन्फ्लेशन को थोड़ा सा हाइट साइड पर लेके जाएंगी, और आखिरी जो क्वार्टर होगा फिजिकल ईयर का, अप्रैल 2021 से जून 2021 का, ये हमें 11% से ऊपर का इन्फ्लेशन का नंबर लगता है। फिजिकल ईयर 21 की अगर हम बात करें तो 9.2% का एवरेज इन्फ्लेशन हमें लगता है, और फिजिकल ईयर 22 की अगर हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि क्लोज टू 8% का इन्फ्लेशन का नंबर हो सकता है। इसी को अगर हम बेसिस बनाते हैं, और स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी जनवरी की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी इस हवाले से, जिसमें स्टेट बैंक ने फर्स्ट टाइम जो है फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस दी, जिसमें स्टेट बैंक ने बात की कि जी फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के ऊपर हम जो डिसीजन लेंगे, और एक गाइडलाइन दी कि नियर टर्म के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रहेंगे। तो उसका मतलब नियर टर्म से मुराद उनका कमिंग एमपीएस है, मार्च की जो एमपीएस है उससे ऑनवर्ड्स जो है वो उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी स्टेट बैंक के का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि नंबर्स जैसे जैसे आएंगे उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी इस एमपीएस के अंदर वो थी रियल इंटरेस्ट रेट्स, तो वो माइल्डली पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक रखना चाहेगा। हमारे ख्याल से अगर 2022 का नंबर इन्फ्लेशन का क्लोज टू 8% आता है, तो शायद 0.5 से 1% की रेंज में तो रियल इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव रखने चाहिए स्टेट बैंक को। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि पॉलिसी रेट के अंदर 1.5 से 2% का इंक्रीज देखा जा सकता है। अभी करंटली पॉलिसी रेट 7% है, और हमारे ख्याल से ये 8.5 से 9% की रेंज के अंदर पॉलिसी रेट जो है वो होगा इस साल का। वो गोइंग फॉरवर्ड जो है वो हो सकता है 150 से 200 बेसिस पॉइंट का पॉलिसी रेट के अंदर रेट हाइक देख सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में हम देखते हैं तो 100-125 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक ऑलरेडी इंकॉर्पोरेट कर चुकी है मार्केट। 5 साल या 10 साल के BKRV को देखते हैं तो अपने एवरेज हिस्टोरिकल स्प्रेड से तकरीबन 100-125 बेसिस पॉइंट ऊपर चल रही है। दैट शोज के मार्केट ऑलरेडी 100 से 125 बेसिस पॉइंट की रेंज के अंदर जो है वो रेट हाइक इंकॉर्पोरेट कर चुकी है। जी मुबशर। थैंक यू वसीम। जस्ट वैल्यूएशन पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से पहले हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने बात की। गालिबन जो साल के शुरू में जब हम खड़े थे तो हम ग्रोथ जिस तरह की देख रहे थे, आई थिंक वहां से हम लोग अब आई थिंक ग्रोथ ओवरशूट करेगी। गवर्नमेंट के एस्टिमेट से हम लोग देख रहे हैं तकरीबन इनिशियली जब जो 1.5 से 2% के एस्टिमेट थे, आई थिंक वी आर लुकिंग एट ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 4 और नॉर्थ ऑफ 4%, जिसमें प्राइमरीली LSM का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पहले हाफ में हम 8% की ग्रोथ दे चुके हैं, सेकंड हाफ में भी क्योंकि लो बेस इफेक्ट है हम लोग अच्छी LSM की ग्रोथ दे सकते हैं, तो प्राइमरीली ग्रोथ उसकी वजह से बेहतर आएगी। फिस्कल की साइड पे जो हम सीम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, इनिशियल जब साल के शुरू में हम खड़े थे तो हमें लग रहा था कि जो टारगेट्स हैं वो थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर ही सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर होता है, आपका रेवेन्यू स्पेंडर्स प्राइमरीली इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है LSM की ग्रोथ की वजह से, आई थिंक वी आर गोइंग टू जो टारगेट है उसके काफी आसपास डेफिसिट का नंबर फॉल इन करेगा। यहाँ करंट अकाउंट पहले हाफ में ऑब्वियसली सरप्लस था, आगे जाते हुए थोड़ा सा डिटेरिएट होना शुरू होगा, और सेकंड हाफ नेक्स्ट ईयर भी तकरीबन हम 1.5 से तकरीबन 2% का करंट अकाउंट देख रहे हैं, जो कि आई थिंक वी थिंक इज मैनेजेबल। इन्फ्लेशन इज थोड़ा ट्रिकी साइड है यहाँ पर, इसमें अपसाइड रिस्क हैं थोड़े से, कमोडिटी साइकिल ग्लोबली सारी कमोडिटीज ऊपर जा रही हैं, यहाँ से आई थिंक वी हैव ऑलरेडी हिट अ ट्रफ। आगे जाते हुए हम लोग लास्ट क्वार्टर में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर का हमारा एस्टिमेट है तकरीबन 8% का। और व्हेन वी से 8%, इसमें हम ऑलरेडी जो एनर्जी साइड के रैशनलाइज मतलब टैरिफ बढ़ने हैं, बिजली के, गैस के, आपका नया बजट आएगा उसका एक इन्फ्लेशन इम्पैक्ट होगा, वो इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। तो कोई अगर बड़ा चेंज नहीं आता तो आई थिंक 8% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आई थिंक जो हमने कहा कि हमारी एक्सपेक्टेशन है 1.5 से 2% बढ़ने की इंटरेस्ट रेट्स। तो यहाँ से अगर हम यील्ड्स का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि फिक्स्ड इनकम से हमारा अर्निंग्स यील्ड का रिलेशन, तो अभी तक अर्निंग्स यील्ड आपकी चल रही है तकरीबन 13% के आसपास, आपका जो लॉन्ग टर्म पेपर है वो तकरीबन 10% ऑफर कर रहा है, ये 300 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है। हिस्टोरिकली ये डिफरेंस रहा है तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट का। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि 10 मतलब लॉन्ग टर्म पेपर के अंदर ऑलरेडी 1 से 1.25% बिल्ट इन हो चुका है, और आगे जाके अगर हम लोग अगले 12 से
15 महीने की व्यू पे देखते हैं कि यहाँ से 1.5-2% इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, अगर हम 2% भी अज्यूम कर लें और जो लॉन्ग टर्म पेपर का हिस्टोरिकल डिफरेंशियल है इसको इनकॉर्पोरेट कर लें, तब भी जाके लॉन्ग टर्म पेपर 11% ऑफर कर रहा होगा। तो उसके हिसाब से भी आई थिंक हमारे हिसाब से यहाँ पर 10% की री-रेटिंग की जगह बनती है बेस्ड ऑन हिस्टोरिक वैल्यूएशंस, हिस्टोरिकल डिफरेंस ऑफ एवरेज। और इसके अलावा आई थिंक हम लोग देख रहे हैं कि इस बार क्योंकि आपने एनर्जी सेक्टर के जो एक बार बहुत बड़ा पे आउट्स का कंस्ट्रेंट था उसको सॉल्व किया, तो आई थिंक 5 से 6% डिविडेंड यील्ड भी हम ऑफर देखते हैं केसी 100 की हो सकती है। 5 से 6% का नंबर इज बेस्ड ऑन आवर सैंपल कंपनी स्पेस ऑफ अराउंड 60% मार्केट कैप ऑफ केसी 100। तो आई थिंक ये कुल मिला के 15 से 16% का यहाँ से आप इंडेक्स में यहाँ से भी रिटर्न देख सकते हैं, जो कि आपको 52-54,000 का इंडेक्स का इम्प्लाइड टारगेट मिलता है। अगर हम सेक्टर वाइज बॉइल डाउन करें तो आई थिंक सेक्टर वाइज भी देखते हैं तो हमें चीजें महंगी नहीं लगती। हम बैंकिंग स्पेस में देखते हैं तो आरओईज मिड टीन्स के अंदर है। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की 7% की डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रहा है। कुछ बैंक्स हैं जो कि डबल डिजिट भी ऑफर कर रहे हैं। ओवरऑल स्पेस का जो प्राइस टू बुक पे तकरीबन certain banks are trading below 1%, 1 का price to book trading at a discount of their book value। तो आई थिंक यहाँ से चीजें बैंकिंग स्पेस भी हमें काफी अच्छा लगता है, वो भी काफी सस्ता है, तो वैल्यूएशन उस साइड पे महंगी नहीं है। मूविंग ऑन एनर्जी सेक्टर में हम देखते हैं इन लास्ट 5 to 10 years काफी डीप डिस्काउंट पे चीज मतलब उनका डिस्काउंट बढ़ता रहा ओवरऑल मार्केट से। प्राइमरीली रीजन था इसका सर्कुलर डेट। आई थिंक गवर्नमेंट ने डाउनस्ट्रीम का इशू सॉल्व करने की कोशिश की है, जिसमें पुराने पैसे जो डाउनस्ट्रीम चेन के थे उसको रिलीज करने की का इनिशिएटिव लिया है, जो कि स्टार्ट होना शुरू हुआ है। तो आई थिंक वहां से भी जो एक काफी सालों से इनके प्रॉफिट्स एक सर्कुलर डेट में फंसे हुए थे, वहां से निकलना शुरू होंगे, तो वहां से पे आउट्स इंप्रूव होंगे। जब हम बात करते हैं अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम में ज्यादा बड़ा मसला आई थिंक गैस वाली साइड है। गैस वाली साइड का आगे जाके अभी 500-550 बिलियन का पैसे फंसे हुए हैं वहां पर। आई थिंक अगर उस पर भी कुछ होता है आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर जाते हुए कुछ टैरिफ रैशनलाइजेशन होती है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी सेक्टर की जो वैल्यूएशन से अनलॉक होना शुरू होंगी। आई थिंक जो कंफर्ट हमें मिलता है वो है कि आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एज फार एज सर्कुलर डेट इज कंसर्न। हमने टैरिफ रैशनलाइजेशन कर दी 3-3.25 रुपए का पे, अगर हमारा कॉस्ट 16.5 रुपए का टैरिफ बन रहा था तो हमने ऑलरेडी इसको 2 रुपए बढ़ा दिया है। आगे जाके हम लोग आई थिंक और डेट को इलोंगेट करने की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा 1-8 रुपए का टैरिफ में और फर्क पड़ जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड हम लोगों ने कोशिश, गवर्नमेंट की कोशिश है कि अब न्यूमरेटर पे काम कर लिया तो आप ओवरऑल यूटिलाइजेशन भी बढ़ाएं सिस्टम की, जिसमें आई थिंक रिसेंटली एक स्टेप लिया गया था जिसमें आपने कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस बंद करके 2,500 से 3,000 मेगावाट सिस्टम पे स्विच करने की बात की थी। आई थिंक अगर इस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं तो आपका जो अगले 2-3 सालों में 300 से 400 बिलियन से कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ रही हैं, आप उसका इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। गैस वाली साइड पे काम करना जरूरी है, लेकिन उसकी वजह से हमारा एनर्जी सेक्टर जो है, ऑयल सेक्टर जो है, आपको 5 के पी से भी नीचे मिल रहा है। आई थिंक तो ऑलरेडी वो उसमें स्ट्रेस ऑलरेडी प्राइस इन है। जहां तक हम बात करते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर की, फर्टिलाइजर सेक्टर में जैसे हमें पता है कि फूड प्राइसेस काफी अपने हाईज पर हैं। रिसेंटली शुगर की प्राइसेस जो रियलाइज कर रहे हैं फार्मर्स, जो वीट का सपोर्ट प्राइसेस बढ़ी है तो फार्मर की इनकम काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। तो आई थिंक जो सेक्टर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जिसमें फर्टिलाइजर हो गया, स्पेशली फर्टिलाइजर की जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो स्टीप प्रीमियम पे चल रही है लोकल प्राइसेस से, तो उनके पास प्राइसिंग पावर भी है और प्लस उनके पास अंडरलाइंग डिमांड भी है फार्मर्स की। तो आई थिंक ये डोमेस्टिक जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं, जिसमें आपके मोटरसाइकिल्स की डिमांड, आपकी फर्टिलाइजर की डिमांड, आपकी ट्रैक्टर्स की डिमांड, आई थिंक वो काफी रॉबस्ट रहेगी। आई थिंक ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ से डबल डिजिट रिटर्न्स ऑन ऑफर हैं अगले 12 महीने के पीरियड के अंदर। जी मेरे ख्याल से हमारी तरफ से ये हम कंक्लूड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस हैं किसी के। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम वसीम। अच्छा एक क्वेश्चन ये है, रिसेंटली कुछ हमारे इन्वेस्टर्स ने ये कंसर्न जाहिर किया कि मार्केट इंडेक्स वो इंडेक्स की मूवमेंट को ज़्यादा क्लोजली देख रहे होते हैं, और वो एक उनका कमेंट होता है कि जी इंडेक्स ज़्यादा राइज कर रहा है और आप के फंड्स जो हैं उस प्रोपोर्शनेट में
राइज नहीं कर रहे होते। तो इस पे जरा कमेंट कर दें, हमने उन्हें एक्सप्लेन तो किया है, तो इस पे मुबशर अगर आप कमेंट करना आई थिंक चाहें। हर सब अगर हम देखें कि यार रोज के रोज पे डिविएशन हो सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ एक्टिव बेट्स होती हैं, कुछ पैसिव बेट्स होती हैं। अक्सर काफी सारे फंड्स को आप देखेंगे तो नॉर्मली ये नहीं होता कि हम पैसिव इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे होते कि इंडेक्स को मिमिक करें। कुछ एक्टिव बेट्स हो रही होती हैं, कुछ पीरियड्स के अंदर कुछ चीजें ज्यादा आउटफॉर्म करती हैं, फिर रिटर्न्स कन्वर्ज होते हैं, फिर लेकिन आई थिंक अगर लॉन्गर पीरियड में आप रिटर्न्स देखें, जिस तरह हम शेयर करते रहते हैं आप लोगों से, साल के 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, आई थिंक कंसिस्टेंटली फंड्स ने आउट परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क से। आई थिंक एक 2 दिन का पीरियड या हफ्ते का पीरियड बहुत छोटा होता है रिटर्न्स को ट्रैक करने के लिए, स्पेशली जब आप स्ट्राइव कर रहे होते हैं आउट परफॉर्म करने के लिए। तो आई थिंक वो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंट्राडे में नहीं देखनी चाहिए, वो बहुत छोटा अरसा है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे कमेंट भी करना चाहूँगा। सीवाई टू डेट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारा यूबिल स्टॉक और वांटेज फंड का रिटर्न था 6.1% और जो है KSE 100 का रिटर्न है 5.3%। तो ये CY टू डेट अभी तक की बात कर रहा हूँ मैं। तो परफॉर्मेंस अगर आप ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं स्टॉक फंड की, तो उसमें तो हमने आउट परफॉर्म किया। इसी तरह से इस्लामिक फंड की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा CY टू डेट रिटर्न रहा है 6.78% अगेंस्ट द बेंचमार्क जो है GMA 30 उसका 6.28% पे। लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हैं सेक्टर फंड्स को विद बेंचमार्क, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर फंड है और जो है या एनर्जी सेक्टर फंड है, फाइनेंशियल सेक्टर फंड को अगर आप KSE 100 से कंपेयर करेंगे तो वो कंपैरिजन मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। इसी तरह से अगर आप एनर्जी फंड हमारा इस्लामिक है, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे KMA 30 के साथ तो वो उसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो उसके साथ कंपैरिजन बनता नहीं है। तो सेक्टर फंड्स के अंदर चूंकि वो एक स्पेसिफिक सेक्टर फंड्स हैं तो और इंडेक्स के अंदर ऑयल का भी वेट है, फर्टिलाइजर का भी है, सीमेंट्स का भी वेट है, तमाम सेक्टर्स हैं KSE 100 के अंदर तो 35 सेक्टर्स हैं। और सिर्फ वो फाइनेंशियल सेक्टर फंड में तो हम सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर को देख रहे होते हैं, तो उसका एक कंपैरिजन बनता नहीं है। तो उसको मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जाना चाहिए। अगर आप ब्रॉड इंडेक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं मेन फंड्स को, तो वहां पर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और हमने ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस पे लॉन्ग टर्म के अंदर भी, और इनफैक्ट अगर मैं CY टू डेट भी बात कर रहा हूँ वहां पे हमने आउट परफॉर्म की। अच्छा, एक मेरे ख्याल है यहाँ पे एक डिफरेंस ये भी अपने व्यूअर्स को बताना मेरे ख्याल है बेहतर होगा कि मार्केट में ऑब्वियसली कुछ ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, कुछ डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स होते हैं और कुछ स्पेकुलेटिव स्टॉक्स होते हैं। सो लेटली हमने देखा है कि स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रही है और वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। तो कुछ ज़ाहिर है मार्केट में कुछ छोटे फंड हैं जो स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में काफ़ी उनकी मेजर वेटेजेस हैं, जबकि हमारे फंड, क्योंकि हमारा व्यू यही है कि हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स और ब्लू चिप्स की तरफ ज़्यादा जाना है, तो जाहिर है थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। अच्छा, एक सवाल ये था कि अभी तक नया कैलेंडर ईयर शुरू हो गया है, लेकिन इसमें हमने शुरू में कुछ हमने देखा था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के कुछ इनफ्लोज आए थे, लेकिन फिर आउटफ्लोज होना शुरू हो गए। तो आपका क्या ख्याल है कि किस स्टेज पे जाके क्या फैटफ के साथ लोग इसको लिंक कर रहे हैं कि फैटफ में अगर हम वाइट लिस्ट में आते हैं तो फिर कुछ इनफ्लोज हमारे बेहतर होंगे हमारी मार्केट में? नहीं, आई थिंक हमने लास्ट 3 सालों में देखा है कि जो फॉरेनर्स थे वो नेट सेलर्स ही रहे हैं। पाकिस्तान की मार्केट्स पे $2 बिलियन ऑर्ड की सेलिंग हो चुकी है। एक जमाने में जो फ्री फ्लोट का 35-36% ओन करते थे फॉरेनर्स, आई थिंक वो इट्स डाउन टू अंडर 25%। आई थिंक इट्स इवन बिलो दैट। आई थिंक और उसमें से काफी हद तक जो होल्डिंग होती है वो स्ट्रेटेजिक होल्डिंग भी होती है। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव में देखें तो अब फॉरेनर्स होल्डिंग एज अ परसेंटेज काफी डाइल्यूट हो चुकी है। लास्ट 3-4 सालों में एक बड़ी वजह पाकिस्तान की मार्केट का पी मल्टीपल डिप्रेस रहने की ये भी थी। तो आई थिंक वो अब हम देखना शुरू हुए हैं कि क्वांटम एटलीस्ट सेलिंग का बहुत कम हो गया है। और लास्ट 5-6 सालों में आप देखेंगे EM से जनरली आउटफ्लोज हुए हैं, जनरली इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर आउटफ्लोज हुए हैं। अब क्योंकि यूएस की मार्केट्स पीक आउट, और उसकी वजह भी थी क्योंकि यूएस की मार्केट्स की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ काफी अच्छी थी रिलेटिव टू EM।
अब क्योंकि वहां पर वैल्यूएशंस काफी मैच्योर हो चुकी हैं और ग्रोथ ज्यादा ईएम में देखी जा रही है, तो फ्लोज थोड़ा टाइम से टर्न होना शुरू हुए हैं। नॉर्मली होता ये है कि प्राइमरीली इनिशियली जो बिग ब्रैकेट ईएम्स होते हैं उसमें जाते हैं, फिर बाकी जगहों पे स्पिलओवर्स आते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर क्योंकि अब हम सेकंड हाफ में देख सकते हैं कुछ स्पिलओवर्स आ सकते हैं बिल्कुल। I think FATF is not the only catalyst for that. I think normal flows start होना शुरू हुए हैं। I think टाइम के साथ जो outflows हैं वो dissipate भी हो जाएंगे और inflows थोड़े बहुत आना शुरू भी हो जाएंगे। सही। अच्छा, इसमें वसीम एक सवाल, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इक्विटी फंड्स को एज ए गुड टूल फॉर योर ग्रोथ एंड वेल्थ ग्रो करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे पिच किया जाए, और जो लॉन्ग टर्म नीड्स हैं हमारे इन्वेस्टर्स की उसके लिए। तो थोड़ा सा अगर आप कमेंट करना चाहें हमारी जो 10 इयर्स की परफॉर्मेंसेस हैं, स्पेशली इक्विटी फंड्स, और इसी तरह वीपीएस का जो इक्विटी सब फंड है उस पर अगर कोई कमेंट और नंबर्स अगर आपके पास हो तो कुछ शेयर करना चाहें। जी, ऑब्वियसली मार्केट को तो आउट परफॉर्म किया ही है जो है हमारे फंड्स ने भी। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं बाकी एसेट क्लास के साथ, तो ऑन अ लॉन्गर पीरियड के अंदर तो एक सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस रही है इक्विटीज की एज कंपेयर टू अगर हम फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं। मैं नंबर्स अभी मेरे पास हैंडी नहीं है, लेकिन हम नेक्स्ट जो है वो मीटिंग के अंदर जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर मैं नंबर्स भी शेयर कर लूंगा, और इनफैक्ट मार्केट के साथ डिफरेंट एसेट क्लासेस के रिटर्न्स भी हम वो कंपेयर कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे एक अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए एक हम चीज़ बताना चाहेंगे कि अभी फरवरी का तकरीबन मिड है, और जैसे कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स में टैक्स रिबेट आप अवेल कर सकते हैं, स्पेशली जो फाइलर्स हैं और सैलरीड पर्सन्स। तो उसके लिए बेहतरीन होता है कि आप अभी से अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करके और अपनी टैक्स की एडजस्टमेंट अपने एम्प्लॉयर के थ्रू करवाना चाहें तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट डूइंग इट। और इसमें 40% तक आप अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। 20% की लिमिट है फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड 20% फॉर वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स। तो जो फुल इस परसेंटेज को अवेल करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उसकी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें और अपने पे रोल को एक अंडरटेकिंग दे दें दैट यू विश टू अवेल दिस टैक्स रिबेट। तो ये हमारा सेशन था। हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट सेशन स्पेसिफिकली 20 फरवरी को टैक्स रिबेट पे करेंगे, और सैटरडे को 12 बजे वी विल बी गोइंग लाइव ऑन आवर फेसबुक पेज। थैंक यू वसीम, थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके थैंक यू। मुबशर, थैंक यू, थैंक यू। ओके।